चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ क्लास 9 के लिए साइंस का एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का पेपर यानी कि वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर है। ये साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर ही दे लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं क्लास 9 का है, सेक्शन ए है, जो कि आपका यहाँ पर आप अच्छे प्रकार से देखते हो कि एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का है, साइंस का है, और यह आपका फिजिक्स सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपके 20 अंक के रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा जाएगा कि अनुदैर्ध्य तरंगों के कणों का जो कंपन होता है डैश होता है, नहीं होता, या फिर तरंग की दिशा में होता है, या फिर तरंग की दिशा के लंबवत होता है, या फिर तरंग की दिशा के 60 डिग्री के कोण पर होता है। तो मैं आपको बता चलूँ, अनुदैर्ध्य तरंगों के कणों का जो कंपन होता है वो तरंग की दिशा में होता है या फिर तरंग की दिशा के लंबवत होता है। तो आपको बता चलूँ, अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं तरंगों की दिशा के लंबवत यानी तरंग की दिशा में, आपका विकल्प बी वाला यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई जो वस्तु होती है, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जाएं बढ़ती हैं, या फिर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है, या फिर गतिज ऊर्जा घटती है, या फिर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो मैं आपको बताते चलूँ, संपूर्ण यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक जो गिरती हुई वस्तु की जो होती है वो क्या चीज़ बढ़ती है। तो आप सभी जानते हैं कि उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और उसकी क्या घटती क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या होती है? घटती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, तो फिलहाल की आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आंसर सही हो जाना चाहिए, क्योंकि यह वह क्या है, तो वह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई है। विकल्प आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, तब वह पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं F इक्वल टू जो होता है तो जी एम बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? तो F इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर होता है, जी एम स्क्वायर बटे आर स्क्वायर होता है। तो आपको इस प्रकार से जो आपका हमें एफ जो होता है वो एम जी होता है। क्या होता है? एफ जो होता है वो एम जी होता है। तो एम जी से हम का एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी एम बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। जो आपका आंसर हो जाएगा जी एम बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। विकल्प आपका बी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। निम्न में से किसका मात्रक जो इनकी विस्थापन जो है वो किसका मात्रक होता है? तो मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो विस्थापन का मात्रक होता है। विकल्प आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात रही पांचवें क्वेश्चन की, यदि कंपन करते हुए यानी संधारित्र की आवृत्ति 200 हर्ट्ज तथा यानी उत्पन्न ध्वनि की तरंगदैर्घ्य 2 मीटर है, तो तरंग का जो वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं वेग जो होता है वो कितना होता है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा। चूंकि आप सभी जानते हो कि जो आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, तो सी अपॉन लैम्डा होती है। क्या होती है? सी अपॉन लैम्डा होती है। जो सी अपॉन लैम्डा जो इनके वेग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ लैम्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ लैम्डा हो जाएगा। वेग जो हो जाएगा वो एफ लैम्डा हो जाएगा। तो एफ यहाँ पर कितना है, तो एफ यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, तो आवृत्ति जो है 200 हर्ट्ज है। और यहाँ पर इनकी बात करें तरंगदैर्घ्य जो है वो कितनी है, तो 2 है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 400 मीटर प्रति सेकंड। विकल्प आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है, जब किसी पिंड के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो 4 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है, तो 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि 1/2 एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम बी स्क्वायर होता है। जब वेग दोगुना होगा तो जाहिर सी बात है तो वह 4 गुना हो जाएगी। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी पर 20 किलोग्राम है, वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। तो द्रव्यमान जो होता है वो उतना ही रहेगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान जो होता है वो उतना ही रहेगा। बट यहाँ पर बात है, अगर अगर उसकी अगर भार की बात होती है तो आपका भार एक्सचेंज इनके नीचे क्या होता रहता है, तो जो भार होता है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पर 8वें में क्वेश्चन की बात करें, किसी तत्व की परमाणु संख्या से ज्ञात होता है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, तत्व का यानी परमाणु भार, तत्व की संयोजकता। तो आपको बता चलूँ, किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है उससे क्या इनकी कोई क्या निष्कर्ष निकलता है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तो नहीं, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो हाँ। तो आपका विकल्प आपका पहला वाला यानी सी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें 9वें क्वेश्चन की कि और इनके अणुभार का आधुनिक मानक जो है वो क्या है, ऑक्सीजन 16 है, या फिर आपका कार्बन 12 है, या फिर नाइट्रोजन 14 है, या फिर हाइड्रोजन 1 है। अणुभार का आधुनिक आधुनिक मानक जो है वो कितना है, तो अणुभार का आधुनिक मानक क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला। ये वैसे तो सभी यहाँ पर आंसर जो है वो सही है, क्योंकि जो जो भी इनके विकल्प है वो सारे के सारे विकल्प सही हैं। यहाँ पर बात करें 10वें क्वेश्चन की, कि सोडियम तत्व का जो प्रतीक होता है वो कितना होता है, सिंबल ऑफ सोडियम जो होता है वो क्या होता है, Na होता है। ये आपका नाइट्रोजन का होता है, या फिर आपका निकल का होता है, या आपका नियॉन का होता है। केनाल रे की जो खोज की थी वो किसने की थी, केनाल रे की जो खोज की थी वो किसने की थी, मैं आपको बता चलूँ,
इन किसने की थी, तो ई गोल्डस्टीन ने की थी। विकल्प आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। इसे यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो कि टनल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। नमक का घोल या कॉपर सल्फेट का विलयन या फिर दूध या फिर स्टार्च का विलयन। मैं आपको बताते हूँ कौन है जो कि टनल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। स्टार्च का विलयन जो होता है वो क्या करता है, वह टनल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। विकल्प आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से तत्व नहीं है क्या, ऑक्सीजन तत्व नहीं है, तो नहीं, ऑक्सीजन एक तत्व है। ब्रोमीन भी एक तत्व है। कागज एक तत्व नहीं है, बल्कि यह क्या एक पदार्थ के रूप में आएगा। ये यहाँ पे कह रहा है टोनोप्लास्ट एक कला है। यह घेरती है, क्या घेरती है, कोशिका द्रव्य को, दृढ़िका को, या फिर केंद्रक को, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपको कमेंट्स में बताना होगा। यहाँ पर आते हैं कि पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, एक्टिन होता है, एटीपी होता है, एक्टोमाइसिन होता है, या फिर मायोसिन होता है। तो विकल्प आपका कौन सा होगा, आपको कमेंट्स में बताना होगा। पूर्णतः समुद्र में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ जो होता है वो क्या कहता है, ऑर्थोपोडा, या फिर एकाइनोडर्मेटा, या फिर आपका पोरीफेरा, या फिर एनीलिडा क्या होता है। तो आपको बताना होगा ऑर्थोपोडा होता है। नेक्स्ट ये बात करें कि यहाँ पे क्या है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो आपका विकल्प पहला वाला ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, इस प्रकार से रखा गया है ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक जो पदार्थ है वो क्या है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो क्या है, तो कवक द्वारा जो उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो क्या, वह तपेदिक है, या फिर दाद है, फिर हैजा है, या फिर आपका प्लेग है। तो आपको पता होगा कवक जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो कवक दाद जो होता है वो कवक में होता है या फिर किस में होता है, आपको कमेंट्स में बताना होगा। यहाँ पर है कि पुष्पी पादप अथवा पौधे जिनके बीज फलों के अंतर्गत यहाँ पे रहा है अंदर ढके होते हैं तथा इनके एक बीजों का यहाँ पर कह रहा है कि विकास अंडाशय के अंदर होता है। तो जो बाद में फल बन जाता है उस वर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको कमेंट्स में बताना होगा। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से आपको देख लेना है। मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। ये सभी अच्छे प्रकार से आप क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख लेना है आपको, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।